नमस्कार साथियों, हम इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी के सामने मैं विज्ञान विषय के बिल्कुल ही सरल तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करने का एक छोटा सा आपके सामने प्रयास कर रहा हूँ और आपको इस वीडियो को देखने के बाद में बहुत अच्छा अनुभव होगा। और वास्तव में इस टॉपिक से जो मैं आपको आज ब्लड यानी रक्त के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ, यहाँ से निश्चित तौर से आपके सामने क्वेश्चन रहता है। और आप सभी ने यदि कंपटीशन एग्ज़ाम दिए हैं तो आपको ज़रूर पता रहेगा कि इससे संबंधित में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज आप इस टॉपिक को पूरा पढ़ें, वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपको लगे कि हाँ, आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है वो वास्तव में हमने बहुत कुछ सीखने को मिला है। और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप स्वयं अनुभव करेंगे कि हमने एक टॉपिक को पूर्ण कर लिया। और जब भी इससे संबंध में आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो आप स्वयं देखेंगे कि आप उस क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्द और सही तरीके से दे पाएंगे। चलो हम आज शुरू करते हैं। अपना सिंपल सा टॉपिक है रक्त, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ब्लड, और साधारण भाषा में हम कहें तो हमारे शरीर के अंदर खून है। वह साधारण से शुरू करते हैं, हम बिल्कुल सरल भाषा में समझने का प्रयास करना। रक्त का रंग कैसा होता है? लाल रंग होता है। और लाल रंग किस कारण से होता है? तो हमें उत्तर देना है हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का लाल रंग किस कारण से? हीमोग्लोबिन के कारण से। हीमोग्लोबिन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तब आपको तत्व ध्यान रखना है लौह तत्व। और लौह तत्व की बात कर रहे हैं तो इसका प्रतीक चिन्ह भी ध्यान में रखना है। लौह तत्व का प्रतीक होता है Fe। हम सारे बिल्कुल आसान से आपको आगे से क्रम जोड़ते हुए पढ़ना है और समझते हुए पढ़ना है। हमने देखा रक्त का रंग लाल, हीमोग्लोबिन के कारण तत्व कौन सा? लौह तत्व, और प्रतीक कौन सा? Fe यानी आयरन। अब हम बात कर रहे हैं रक्त की, और रक्त का क्या कर रहे हैं? अध्ययन। रक्त का क्या कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं। तो रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तब आपका उत्तर रहेगा हीमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी रक्त का अध्ययन कहलाता है। तो हीमेटोलॉजी के जनक, फादर ऑफ हीमेटोलॉजी, हीमेटोलॉजी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तब आपको ध्यान रखना है विलियम ह्यूसेन। किसे जाना जाता है? विलियम ह्यूसेन को हीमेटोलॉजी का जनक कहा जाता है। जहां आपको एक नाम विलियम ह्यूसेन देखने को मिलता है, वहां एक और नाम आपको देखने को मिलेगा विलियम हार्वे। थोड़ा मिलता जुलता ही नाम है, इसलिए साथ में बता देता, और ये भी रक्त से संबंध में है। तो शरीर के अंतर्गत रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण की जो खोज की थी, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। रक्त परिसंचरण क्या है? अपने शरीर के अंदर शिरा और धमनियों में जो रक्त बहता है उसके बारे में सबसे पहले खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? विलियम हार्वे थे। ये सामान्य वैज्ञानिकों के बारे में, रक्त के बारे में देखा। हम धीरे धीरे इसके बारे में और समझने का प्रयास करते हैं कि रक्त से जितने भी कंटेंट हैं वो सारे एक बार में हम पूरा पढ़ लें, ताकि हमें बार बार ना तो काफ़ी सारी किताबें देखने की आवश्यकता हो और ना ही किसी टॉपिक को कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता हो। सारे कंटेंट एक ही साथ में, ताकि एग्जाम व्यू से आपके लिए बहुत बढ़िया रहे। आगे हम देख रहे हैं रक्त के बारे में और जानकारी ले लेते हैं। जैसे रक्त क्या कौन सा उत्तक होता है? तो आपको ध्यान रखना है तरल संयोजी उत्तक। रक्त कैसा उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। परफेक्ट पूछे तो 7.35 होता है। और कैसा रहेगा? हल्का सा सारी। ठीक है। रक्त कैसा? तरल संयोजी उत्तक, पीएच 7.4। परफेक्ट पूछे तो 3.5 हाथ के बाद में, और हल्का सा
सारे गुण के अंतर्गत आता है। फिर रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए रक्त का निर्माण कहाँ होता है शरीर के अंतर्गत। तो हमारे पास में दो चीज़ें हैं, एक तो रहता है कि भ्रूण अवस्था माता के गर्भ के अंतर्गत, और एक हम सभी क्या है वयस्क, दोनों हैं। तो ध्यान रखना है जो भ्रूण के अंतर्गत रक्त का निर्माण होगा तब आपको विशेष तौर से यह ध्यान रखना है किसके अंतर्गत होगा, प्लीहा के अंदर। प्लीहा किसके अंदर पाई जाती है, यकृत के अंतर्गत। तो भ्रूण में रक्त का निर्माण कहाँ होगा, प्लीहा के अंतर्गत होगा। और वयस्क के अंतर्गत बात करें तो लाल अस्थि मज्जा में, किसके अंतर्गत, लाल अस्थि मज्जा में आपको वयस्क के अंतर्गत रक्त का निर्माण होता है। तो दो चीज़ें ध्यान रखनी है। प्रश्न में यदि पूछे कि रक्त का निर्माण भ्रूण में कहाँ से होता है तो प्लीहा के अंतर्गत, और वयस्क में रक्त का निर्माण कहाँ से होता है तो लाल अस्थि मज्जा में। अब वयस्क के अंदर लाल अस्थि मज्जा में रक्त का निर्माण तो हो गया। अब यदि पूछ ले कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होगा, गुर्दे के अंदर, किडनी के अंतर्गत रक्त का शुद्धिकरण होता है। अब रक्त पूरे शरीर के अंतर्गत कार्य क्या करता है ये भी महत्वपूर्ण है। तो एक महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण जो मैं कार्य आपको बता दूं कि वह रहता है O2 का परिवहन, यानी शरीर के विभिन्न हिस्सों तक ऑक्सीजन ले जाने का काम करेगा, साथ ही साथ में कार्बन डाइऑक्साइड इसका भी परिवहन करने का काम करेगा। साथ ही साथ में खनिज तत्व, विटामिन, पोषक तत्व, अपने शरीर के अंदर जितने भी हम मेडिसिन दवाएं ले रहे हैं ये भी शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचाने, हार्मोन, एंजाइम्स, सारे भागों को पहुंचाने का काम कौन करता है, रक्त ही करता है। तो हमने रक्त के बारे में ये सारी चीज़ें समझी कि तरल संयोजी ऊतक है, पीएच मान 7.4 है, रक्त का निर्माण भ्रूण के अंदर प्लीहा के अंतर्गत, और वयस्क में लाल अस्थि मज्जा के अंतर्गत, और रक्त का शुद्धिकरण गुर्दे में, और कार्य महत्वपूर्ण है एक O2 और CO2 का क्या करता है, परिवहन का कार्य करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करता है। अब हम रक्त को विभिन्न भागों में बांट लेते हैं, कुछ एक और सरल तरीके से पढ़ते हैं इसको। आगे देखें, रक्त को हम दो भागों में बांट रहे हैं। रक्त के कितने भाग, दो भाग। एक तो जिसे हम कहते हैं तरल या द्रव्य भाग, दूसरा भाग रहता है ठोस भाग। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई रक्त है तरल संयोजी ऊतक और इसके अंदर ठोस भाग, तो ठोस भाग के अंतर्गत क्या है, रक्त कणिकाएं। क्या है, रक्त कणिकाएं। और यह रक्त कणिकाएं कौन कौन सी, तीन प्रकार से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब इसको भी देख लेते हैं, तरल भाग। तरल भाग कौन सा, प्लाज्मा। तरल भाग कौन सा, प्लाज्मा वाला भाग। अब मात्रा देख लेते हैं, यानी कि संपूर्ण रक्त के अंतर्गत प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है, तब आपको ध्यान रखना है 55% क्या होती है, प्लाज्मा। पीछे कितने बच गए रक्त कणिकाएं, 45%, 45% क्या होती हैं, रक्त कणिकाएं होती है। अब प्लाज्मा के अंदर और क्या क्या होता है, तो सर्वाधिक मात्रा प्लाज्मा में 90% क्या है, जल है। फिर पीछे कितना बच गया, 10%। 10% के अंतर्गत भी दो भाग, एक तो 1% और एक 9%। 9% तो क्या है, प्रोटीन, और 1% क्या है, कार्बनिक व अकार्बनिक भाग। प्रोटीन को विशेष तौर से ध्यान रखना है, आगे और आएगा वापस इसके बारे में हम, तब प्लाज्मा के प्रोटीन के बारे में हम विशेष तौर से बात करेंगे। तो यहाँ वापस चीज़ों को समझना, प्रतिशत को समझने का प्रयास करना। संपूर्ण रक्त का 55% क्या है, प्लाज्मा है, और संपूर्ण रक्त का 45% क्या है, रक्त कणिकाएं हैं।
और प्लाज्मा का 90% क्या है, जल है, और 10% क्या है, प्रोटीन और कार्बनिक व अकार्बनिक, जिसमें भी ज़्यादा मात्रा में क्या है, प्रोटीन है। अब हम तीनों के बारे में देखते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, और तीनों का हम अध्ययन करेंगे ना तो एक दूसरे के अंतर्गत साथ में लेते हुए, अलग अलग नहीं पढ़ना है। हम क्या करते हैं कि प्रत्येक को अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, और अलग अलग पढ़ने से हमें बाद में जब सारा पढ़ लेते हैं तो पता ही नहीं चलता, कन्फ्यूजन हो जाती है कि इसमें ये रहता है, इसमें ये रहता है। तो हम तीनों को अलग अलग पढ़ लेते हैं। एक सबसे पहले लिख देते हैं आरबीसी, एक तरफ लिख देते हैं डब्ल्यूबीसी, और एक तरफ लिख देते हैं प्लेटलेट्स। अब आरबीसी को क्या कहते हैं, लाल रक्त कणिका, डब्ल्यूबीसी को श्वेत रक्त कणिकाएं, और प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं, बिम्बाणु। अब ये तो क्या हो गया, इनका वास्तविक नाम, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। अन्य नाम के अंतर्गत देखें, इसे बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। यदि पूछा जाए इरिथ्रोसाइट किसे कहेंगे, तो आरबीसी। डब्ल्यूबीसी को क्या कहेंगे, ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स को क्या कहेंगे, थ्रोम्बोसाइट। तीन हो गए, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। तीनों को मैं अलग अलग कर लेता हूं ताकि आपको साफ पता रहे, और यहाँ हम कुछ एक महत्वपूर्ण चीज़ें लिखते जाएंगे। अब देखते हैं इनकी संख्या कितनी है, आरबीसी की संख्या कितनी है, तो आपको ध्यान रखनी है 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर, यानी एक घन मिलीमीटर के अंतर्गत कितनी आरबीसी रहती है, 50 लाख। यानी सर्वाधिक मात्रा में इस रक्त कणिकाओं के अंतर्गत बात करें तो रक्त कणिकाओं में भी 99% क्या है, आरबीसी है, और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है, तो सर्वाधिक क्या रहती है, आरबीसी रहती है। इसके बाद में डब्ल्यूबीसी की संख्या 6000 से 8000 घन प्रति मिलीमीटर, और प्लेटलेट्स विमाणु की संख्या कितनी रहती है, इनकी संख्या रहती है 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर। तब आपको तीनों चीजें ध्यान रखनी है कि सर्वाधिक मात्रा में क्या, आरबीसी, उसके बाद में कौन सी, विमाणु, प्लेटलेट्स, और सबसे कम कौन सी, डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कणिका। तो संख्या कितनी, 50 लाख घन प्रति मिलीमीटर, 6000 से 8000 घन प्रति मिलीमीटर, और 3 लाख घन प्रति मिलीमीटर प्लेटलेट्स की संख्या होती है। अब सबका निर्माण देख लेते हैं कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। ये सारे प्रत्येक पॉइंट से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मैं वही सारी चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ जहाँ प्रत्येक एक एक शब्द से एक एक क्वेश्चन बन सकता है। वहीं से निर्माण कहाँ होता है, आरबीसी का निर्माण यदि पूछे तो आपको कहना है लाल अस्थि मज्जा। फिर यदि डब्ल्यूबीसी का निर्माण पूछे तब आपको लिखना है अस्थि मज्जा। कहाँ होगा, यहाँ सिर्फ शब्द क्या आया, लाल अस्थि मज्जा, और यहाँ क्या आया, अस्थि मज्जा। आगे हम बात कर रहे हैं प्लेटलेट्स की, तो यहाँ ध्यान रखना है अस्थि मज्जा में मज्जा के टूटने से किसका निर्माण होगा, प्लेटलेट्स का निर्माण होगा। तीनों का हो गया, आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में, डब्ल्यूबीसी का अस्थि मज्जा में, और प्लेटलेट्स का अस्थि मज्जा में मज्जा के टूटने से। अब इसका जीवन काल, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको इम्पोर्टेंट तरीके से याद रखना है। जीवन काल काफ़ी बार पूछा गया है। आरबीसी का जीवन काल कितना रहता है, 120 दिन। 120 दिन
क्या रहेगा आरबीसी का जीवन काल। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 4 से 5 दिन और प्लेटलेट्स का भी महत्वपूर्ण है 10 दिन। ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, डब्ल्यूबीसी का 4 से 5 दिन और प्लेटलेट्स का 10 दिन। आगे हम चलते हैं जीवन काल यानी कि जीवित रहते हैं तो इनकी मृत्यु कहाँ पर इनकी मृत्यु होगी। अभी हमने बात की थी प्लीहा, जिसे साधारण भाषा में तिल्ली भी कहते हैं। प्लीहा तिल्ली किसका बाग है? यकृत का बाग है। किसका बाग है? यकृत का बाग है। तो आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा तिल्ली यानी तिल्ली कहाँ होती है? यकृत के अंतर्गत। अब प्लीहा को क्या कहा जाता है? कभी कभार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान, ध्यान से समझना, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी का मृत्यु की बात करें तो इसकी मृत्यु कहाँ होती है? तो इसकी मृत्यु होगी प्रतिरक्षा के दौरान। जब हमारे शरीर में कोई रोगाणु प्रवेश करते हैं तो उससे ये लड़ती हैं और वही प्रतिरक्षा के दौरान इसकी मृत्यु हो जाती है। प्लेटलेट्स की मृत्यु, इसकी मृत्यु 10 दिन होने के बाद में स्वतः ही, यदि कहीं पर रक्त का थक्का बनाना है तब वहाँ जाकर के इसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु होगी। नहीं तो ये स्वतः ही 10 दिन बाद में अपनी ऊर्जा खो देती है और नई प्लेटलेट्स का निर्माण हो जाता। अब हमने देखा कि मृत्यु, जीवन काल देख लिया, इसकी मृत्यु देख ली भी प्रतिरक्षा के दौरान यह। अब इसकी एक महत्वपूर्ण चीज़ है गति। रक्त के अंदर हम सभी को ऐसे ही समझते हैं कि भी रक्त के अंतर्गत आरबीसी कैसे गति करती है। तो ये तो सिंपल है, आरबीसी तो रक्त के प्रवाह की दिशा में, रक्त के प्रवाह की दिशा में क्या करेगी? आरबीसी गति करेगी। लेकिन ध्यान रखना डब्ल्यूबीसी रक्त के प्रवाह की विपरीत दिशा में। अब ये कैसे हो गया विपरीत? मतलब रक्त ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो प्लेटलेट्स, ये डब्ल्यूबीसी कैसे गति करेगी? विपरीत दिशा में। तभी तो एक दूसरे को क्या करेगी? नष्ट कर पाएगी। तो हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करता है वो कैसे करता है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि डब्ल्यूबीसी का प्रवाह किस तरफ होता है? तो रक्त के प्रवाह की विपरीत दिशा के अंदर क्या करता है? डब्ल्यूबीसी गति करती है। और प्लेटलेट्स रक्त के प्रवाह की दिशा में, जहाँ से रक्त बहेगा उसी दिशा में ये क्या करेगी? गति करेगी। कार्य, सबका कार्य देख लेते हैं। आरबीसी का कार्य क्या है? O2 का परिवहन। O2 मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या करता है? परिवहन। डब्ल्यूबीसी क्या करेगी? प्रतिरक्षा का निर्माण करेगी। और प्लेटलेट्स क्या करेगी? प्लेटलेट्स मुख्य रूप से रक्त का थक्का बनाने का कार्य करते हैं। रक्त का थक्का बनाने का काम कौन करेगी? प्लेटलेट्स करेगी। सारी चीजें समझ ले एक बार, सभी को वापस से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आरबीसी को क्या कहता है? इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट। याद कैसे करेंगे? आरबीसी इरिथ्रोसाइट, देखने में कैसी? ल्यूको, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट, थक्का बनाती है इसलिए थ्रोम्बोसाइट। संख्या 50 लाख, 6000 से 8000 और 3 लाख। सर्वाधिक आरबीसी, उसके बाद में प्लेटलेट्स और उसके जस्ट बाद में यानी सबसे कम डब्ल्यूबीसी। निर्माण लाल अस्थि मज्जा में, डब्ल्यूबीसी का अस्थि मज्जा के अंतर्गत और अस्थि मज्जा में मज्जा के टूटने से। जीवन काल विशेष तौर से 120 दिन, 4 से 5 दिन और 10 दिवस। मृत्यु होती हैं
इसकी प्लीहा के अंदर, और आरबीसी का कब्रिस्तान भी किसे कहते हैं, प्लीहा को ही कहा जाता है। प्रतिरक्षा के दौरान इसकी मृत्यु होगी और स्वतः ही 10 दिन बाद में यह उपयोग नहीं होने पर नष्ट हो जाएगी। गति रक्त के प्रवाह की दिशा में, और इसकी रक्त के प्रवाह की विपरीत दिशा में किसकी, WBC की गति होती है, और प्लेटलेट्स की तो रक्त के प्रवाह की दिशा में ही गति होगी। कार्य क्या रहेगा, ऑक्सीजन का परिवहन, प्रतिरक्षा का निर्माण, और रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक है, प्लेटलेट्स सहायक होते हैं। तो इस सारे कंटेंट को हमने देखा, आराम से हम सभी चीज़ों को समझ लेंगे और इन्हें याद करने का प्रयास करेंगे तो हमारे सामने बिल्कुल ही सारी चीज़ें एकदम से कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं हम रक्त समूह के बारे में। ब्लड ग्रुप के बारे में। रक्त समूह, ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप की खोज, रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तब आपको ध्यान रखना है कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की। ये भी समझ ले, रक्त समूह हम जो बात कर रहे हैं क्या, ए बी और ओ। कभी हम चेक करवाते हैं ना, तो हमारा रक्त समूह क्या आता है, किसी का बताता है ए है, किसी का बी है, किसी का ए बी है और किसी का ओ है। उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा समझने का प्रयास करना कि कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या क्या रक्त समूह की खोज की, कब की, तब आपको ध्यान रखना है 1901 में। वैसे ये पूरी की पूरी डेट आपको परफेक्ट पूछे तब आपको 1901 करना है, नहीं तो आपको यदि एवरेज में पूछे 1900 से 1902 के बीच में कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा रक्त समूह की खोज की। लेकिन विशेष तौर से ध्यान रखना, काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ गलती करते हैं, जब पूछा जाए रक्त समूह की खोजकर्ता का नाम तब आपको कार्ल लैंडस्टीनर देना है, और जब आपको ये पूछे कि वो रक्त समूह की खोज, तब आपको ध्यान रखना है ऑप्शन में आपको एक और वैज्ञानिक मिलेगा, कॉस्टेलो व स्ट्रूली। ध्यान से समझना, क्योंकि कार्ल लैंडस्टीनर ने जो खोज की थी वो यहाँ तक ही ए बी और ए बी, और उसी समय साथ में ही अन्य किसी लैब में कॉस्टेलो एम स्ट्रूली वो रक्त समूह की खोज कर चुके थे। तो इनका नाम जब पूछा जाए वो के बारे में, तब आपको नाम दिखना है कॉस्टेलो एम स्ट्रूली। अब हम आगे देख रहे हैं ये रक्त समूह की खोज हुई कैसे, इसके बारे में भी समझ ले। अभी हमने किसके बारे में पढ़ा, प्लाज्मा के बारे में, और किसके बारे में पढ़ा, आरबीसी के बारे में। ये दो चीज़ें हैं महत्वपूर्ण, एक तो क्या है प्लाज्मा और एक क्या है आरबीसी। आरबीसी और प्लाज्मा दोनों के ऊपर प्रोटीन की परत रहती है। इस प्रोटीन की परत का नाम क्या है, ध्यान रखना, ग्लाइकोप्रोटीन। क्या नाम है, काफ़ी बार पूछा गया है कि प्लाज्मा और आरबीसी के ऊपर कौन सी प्रोटीन का आवरण रहता है, ग्लाइकोप्रोटीन का आवरण रहता है। प्लाज्मा के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन का आवरण, और इसी आवरण के ऊपर यहाँ रहेगी आपकी एंटीबॉडी। प्लाज्मा के अंतर्गत क्या रहती है, एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी को किससे, स्मॉल ए से, और दूसरी रहती है एंटीबॉडी बी, इसको भी स्मॉल लेटर से लिखते हैं। आरबीसी यहाँ पर क्या रहेगी, यहाँ क्या है एंटीबॉडी, तो आरबीसी के ऊपर क्या रहती है, एंटीजन। क्या रहते हैं, एंटीजन। तो इसको किससे लिखेंगे, कैपिटल ए से, और इसको लिखेंगे कैपिटल बी से। एंटीजन ए और एंटीजन बी, दो एंटीबॉडी ए
और एंटीबॉडी बी। अब खोज कैसे हुई? आरबीसी के ऊपर, जिसके ऊपर एंटीजन ए है, तो रक्त समूह कौन सा हो गया? ए हो गया। आया समझ में कि आरबीसी के ऊपर यदि ए एंटीजन है तो रक्त समूह कौन सा हो गया? ए। अगर किसी आरबीसी के ऊपर रक्त समूह के ऊपर कौन सा? बी एंटीजन है तो रक्त समूह कौन सा हो गया? बी। और आरबीसी के ऊपर यदि दोनों हैं, ए भी है और बी भी है, तो रक्त समूह कौन सा हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। और कॉस्टेला मिस्ट्रोली ने जो खोजा, यदि आरबीसी के ऊपर न तो ए है और ना ही बी है, तो रक्त समूह कौन सा हो जाएगा? ओ। यानी ओ रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तब कौन सा रक्त समूह होगा? ओ। और ये ध्यान रखना, कॉस्टेला मिस्ट्रोली ने जब कहा था तब इसको 0 कहा था, और हम धीरे धीरे जैसे इसको ए बी और फिर ओ पढ़ना शुरू कर दिए, लेकिन पहले उस समय इसको क्या कहा था? 0 ही कहा था। अब हम चारों रक्त समूह के बारे में देख लेते हैं कि किस प्रकार से रक्त दिया जा सकता है, किस प्रकार से रक्त लिया जा सकता है, उसको भी समझ लेते हैं, ताकि आपकी ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि कभी कभार रक्त की ज़रूरत हो जाए और किसी को यदि रक्त देना हो या लेना हो तो किस प्रकार से लिया और दिया जा सकता। चलिए हम बात कर लेते हैं सारणी के माध्यम से। रक्त समूह, दूसरा होता है एंटीजन, तीसरा रहेगा एंटीबॉडी। रक्त दे सकता है, रक्त ले सकता है, और भारत के अंदर कितना प्रतिशत है, इसको भी समझ लो। एंटीजन का मतलब प्रतिजन, एंटीबॉडी का मतलब प्रतिरक्षी, जो हमारे शरीर में रक्षा करने का काम करता है। चलिए सर एक एक चीज को समझे। रक्त समूह कितने बताए? 4, ए बी और ओ। ए रक्त समूह। अब इसका एंटीजन अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, अगर आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को बैक लेकर के वापस से समझ सकते हैं। हम एंटीजन ए का एंटीजन क्या होगा? ए। बी का एंटीजन क्या होगा? बी। ए बी का क्या होगा? ए और बी। और अभी हमने कहा था ओ का कोई भी एंटीजन नहीं होता। अब एंटीबॉडी, एंटीबॉडी विपरीत होती हैं। ए की एंटीबॉडी क्या होगी? बी। हमने किससे लिखा था? स्मॉल लेटर से। बी की एंटीबॉडी ए बी का विपरीत कोई नहीं होता। तो यहाँ एंटीबॉडी किसकी नहीं होगी? ए बी की नहीं होगी। ओ की एंटीबॉडी ए व बी दोनों होती है। अब यही एंटीजन व एंटीबॉडी से आपको ध्यान रखना है, जो ए बी रक्त समूह है, ये कैसा रक्त समूह होता है? सर्वग्राही रक्त समूह। ए और बी दो जुड़ गए मतलब ग्राही, याद रखने के लिए। ओ रक्त समूह ये कैसा होता है? सर्वदाता रक्त समूह। यहाँ से ध्यान रखना, ए बी क्या है? सर्वग्राही। ओ रक्त समूह क्या है? सर्वदाता। सर्वग्राही रक्त समूह से आगे वाले कंटेंट हमें जोड़ने हैं। सर्वग्राही का मतलब क्या हुआ? सभी से रक्त ले सकता है। बात क्या कर रहे हैं हम? रक्त ले सकता है। किससे? सभी से। तो रक्त किस किस से ले सकता है? तो आपको ध्यान रखना, ए बी और ओ चारों से रक्त ले सकता है। सर्वदाता, सभी को रक्त दे सकता है।
किस किस को दे सकता है? ए को, बी को, ए बी को और ओ को, चारों को रक्त दे सकता है। अब आगे वाले जहाँ तक समस्या बहुत ज़्यादा आती है कि भाई परीक्षा में कोई भी पूछ ले कि ए रक्त समूह है तो किससे रक्त ले सकता है, किसको रक्त दे सकता है, अब कन्फ्यूजन यहाँ से आप दूर कर लेना। समान प्रकार के हैं तो समान को देगा ही और समान से ले भी सकता है। तब आपको ध्यान करना है, तो समान तो है तो सब में ये तो लिख दे, ए वाला ए से ले सकता है, ए वाले को दे भी सकता है, बी वाला दे भी सकता है, ले भी सकता है, ए बी वाला ले भी सकता है, दे भी सकता है। ओ रक्त समूह तो क्या होता है? सर्वदाता सभी को दे सकता है और लेने की बात आएगी तब ओ रक्त समूह से ही ले पाएगा। अब यहाँ से आप चीज को पकड़ना, ए बी रक्त समूह, सीधा बिना सोचे समझे आप यहाँ ए बी, और यहाँ क्या बच गया? ओ। अब ये क्यों लिखा मैंने? ए बी क्या सभी से रक्त ले सकता है, यानी क्या हुआ? सर्वग्राही है रक्त समूह। तो सर्वग्राही होने का मतलब क्या हुआ कि यह सभी से रक्त ले पाएगा, तो देगा तभी लेंगे ना। तो ए बी वाला क्या ए से ले सकता है और बी से भी ले सकता है, और जब यह लेगा तब कौन सा? ओ रक्त समूह से। तो दोनों चीजें कंसेप्ट क्लियर हो गई। तो नहीं हो रही हैं तो आप यहां से पकड़ लेना, एक तो सर्वग्राही से पकड़ना, तो वापस इसका ये ध्यान रखना रक्त ले सकता है तो सर्वग्राही, और सर्वदाता से पकड़ना और इसको फिर समान प्रकार के समान लिख देना, इस तरफ ए बी और इस तरफ ओ। तो ये सारणी आपकी पूरी हो जाएगी। साथ ही साथ में हम इसका प्रतिशत भी देख लेते हैं कि भी सर्वाधिक मात्रा में कौन सा रक्त समूह भारत के अंदर पाया जाता है। तो दो रक्त समूह का ध्यान रखना, बी रक्त समूह और ओ रक्त समूह। ओ और बी का ध्यान रखना, बी रक्त समूह है 34.5% और ओ भी कितने हैं? 34.5%। तो दोनों ही क्या हैं? लगभग बराबर मात्रा में ये पाए जाते हैं। फिर ए बी 7.5% और ये कितने रहते हैं? 23.5% क्या रहता है? ए रक्त समूह वाले। ए रक्त समूह कितने भारत में? 23.5%। बी रक्त वाले कितने? 34.5। ए बी वाले कितने हैं? 7.5 और ओ रक्त समूह वाले कितने हैं? 34.5। इस सारणी को आगे हम देखेंगे और जो रक्त का जो कन्फ्यूजन है और भी कोई है तो वह अभी दूर हो जाएगा जैसे ही हम इसके अंतर्गत, क्योंकि अभी तक हमने रक्त समूह के कितने भाग देखे? 4। वैसे यदि आपके सामने प्रश्न आ जाए कि रक्त समूह कितने प्रकार का होता है, रक्त समूह के प्रकार यदि पूछ ले तो अभी तक आपने तो कितने देखे हैं? 4। लेकिन 4 वाला उत्तर गलत रहेगा कि रक्त समूह कितने प्रकार का होता है, तब आपको उत्तर कटना है 8 प्रकार का। अब ये 8 प्रकार कैसे आ गए? क्योंकि जहाँ तक कार्ल लैंडस्टीनर ने खोज की थी और उन्होंने देखा था कि जो रक्त समूह हैं वह 4 प्रकार से तो खोज लिए, लेकिन ये समस्या उत्पन्न हुई कि जब ए रक्त समूह वाले को ए ही चढ़ाया गया या ए रक्त समूह लिया भी गया तब भी उसकी काफ़ी विकृति आई और यहाँ तक कि मृत्यु भी होने लग गई थी। और ऐसी एक घटना भी है, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। 15 जून 1667 के अंतर्गत एक घटना घटित हुई जिसके अंतर्गत एक 15 वर्षीय बालक में भेड़ का रक्त चढ़ा दिया। अब ये घटना कैसे हो गई? भी दोनों ने, वैज्ञानिक कौन थे? डॉक्टर जीन डेनिस। डॉक्टर जीन डेनिस ने ये किया कि एक 15 वर्षीय बालक के अंतर्गत भेड़ का रक्त चढ़ा दिया गया और उस बालक की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। वैज्ञानिक ने तो सोचा कि भाई क्या है, लाल रक्त है और दोनों का चढ़ा देते,
तो उस घटना के बाद से ही 1667 से ही सरकार ने पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया कि वे किसी भी जानवर का रक्त या उसके शरीर के अंगों को किसी भी मनुष्य के अंदर प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो फिर अपने पास में ऑप्शन तो यही बचता है कि हम रक्त, मनुष्य का रक्त मनुष्य के लिए ही प्रयोग करेंगे। तब इस रक्त समूह के अंतर्गत एक और कारक खोजा गया, वह था RH कारक। RH कारक की खोज करने वाले वैज्ञानिक वही उसी समय कॉर्ल लैंडस्टीनर और इनके साथ में एक और जुड़ गए, विनर। नाम ध्यान रख सकते हैं आराम से, कॉर्ल लैंडस्टीनर व विनर। डेट ध्यान रखना चाहे तो 1940 के अंतर्गत RH कारक की खोज हो गई। RH कारक दो प्रकार से, जिसके अंतर्गत RH कारक उपस्थित होता है उसे कह देंगे RH पॉजिटिव, और जिसके अंदर RH कारक नहीं होता है उसे कह देंगे हम RH नेगेटिव। अब लैंडस्टीनर ने सीधे मनुष्य के अंदर खोज करना संभव नहीं था, इन्होंने किसके अंदर खोज की? मकाका रिसर्च बंदर के अंदर सर्वप्रथम RH कारक को खोजा गया था। अब RH कारक की जैसे ही खोज हुई तो रक्त समूह सारे कितने हो गए? अभी हमने बात की ना कि रक्त समूह कितने, तो कोई कह देगा कि आज 4 होते हैं ना, आप 8 बता रहे हैं, तो 8 का कारण आपके साथ, ये सब क्या हो गए? प्लस, और ये सब क्या हो गए? माइनस, जिसके अंदर रक्त समूह नहीं, हो गए 8। यानी A पॉजिटिव A नेगेटिव, B पॉजिटिव B नेगेटिव, AB पॉजिटिव AB नेगेटिव, O पॉजिटिव और O नेगेटिव। टोटल कितने हो गए? 8 रक्त समूह। तो हमें कितने करने हैं? जब भी क्वेश्चन आए कि रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। और साधारणतः अभी तक हम यही जानते थे कि भी 4 प्रकार के। अब इन 8 प्रकार के रक्त समूह, अभी तक तो हमारे समझ में ये नहीं आ रहा था कि 4 थे, तब भी हमें रक्त लेने और देने में अभी कन्फ्यूजन हो रही थी। अब उसको दूर करते, जैसे रक्त समूह A की बात करूँ मैं, इसके साथ में जोड़ दूँ A पॉजिटिव और B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव, A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव और O नेगेटिव। अब A रक्त समूह वाला व्यक्ति किस किस को रक्त दे सकता है? तो एक तो समान हो गया, A वाले को दे सकता है, लेकिन यहाँ A पॉजिटिव यानी RH पॉजिटिव वाला A रक्त समूह वाला किसको दे सकता है? जैसा मैंने कहा था A वाले को, समान प्रकार को। लेकिन ध्यान रखना यहाँ ऋण आवेश यानी कि RH नेगेटिव वाले को ये रक्त नहीं दे पाएगा, क्लोटिंग हो जाएगी रक्त की। और साथ में क्या बताया, बिना कुछ सोचे समझे मैंने क्या कहा था, AB वाले के साथ आ जाना। A वाला A यानी RH प्लस वाले को और AB पॉजिटिव, इन दोनों को रक्त दे सकता है A। अगर मैं बात करूं A नेगेटिव, यह किस किस को रक्त दे सकता है, तब आप ध्यान से समझना। ये सभी कैसे? पॉजिटिव, ये कैसा? नेगेटिव। अब हम बात कर रहे हैं A नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव आ गया मतलब RH कारक नहीं है। RH कारक नहीं है मतलब ये पॉजिटिव वाले को भी दे सकता, A नेगेटिव वाले को भी दे सकता। कौन सा? AB पॉजिटिव वाले को और AB पॉजिटिव वाले को, दोनों को दे सकेगा। कौन सा? A नेगेटिव। वापस से समझना, A पॉजिटिव रक्त समूह वाला सिर्फ पॉजिटिव वाले को ही दे पाएगा, जबकि नेगेटिव आते ही वहाँ A पॉजिटिव और A नेगेटिव, AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव दोनों को दे पाएगा। अब हम वापस से समझते हैं इसके आगे, दूसरे रक्त समूह के बारे में देखते हैं।
यहां हमने किसके बारे में देखा, ए रक्त समूह के बारे में। आगे हम बात करते हैं बी रक्त समूह। बी पॉजिटिव किस किस को दे सकता है, सबको इधर में पॉजिटिव कर लूं। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है कि भाई हम किस प्रकार से एग्जाम में अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि भाई बी रक्त समूह वाला किसको देगा, बी वाले को देगा, और किसको देगा, सीधा मैंने बताया ए बी वाले को, प्लस है इसीलिए प्लस, ऋण आवेश वाले को नहीं दे पाएगा। इसी प्रकार से मैं बात करूं बी नेगेटिव, तो यहां सभी पॉजिटिव और यहां सभी नेगेटिव। बी वाला किसको देगा, समान प्रकार के, बी नेगेटिव है तो ये किसको दे पाएगा, इसको भी, ए बी पॉजिटिव वाले को और ए बी नेगेटिव वाले को। आया समझ में? तो अभी तक हमने ए वाले में जो समस्या थी और बी वाले में समस्या थी हमने सॉल्व कर ली, प्लस माइनस की भी समस्या सॉल्व कर ली। जब भी माइनस में आए तो सभी समान प्रकार के और कौन सा, ए बी यानी सर्वग्राही को दे सकता है। अभी हमने दो रक्त समूह के बारे में देख लिया और दोनों के अंदर दो और दो कितने हो गए, चार, क्योंकि वापस प्लस और माइनस के अंतर्गत। अब हम आगे रक्त समूह देख रहे हैं, ए बी हो गया, आगे कौन सा, ए बी। ए बी को किस रूप में, प्लस के रूप में, ए बी कैसा, प्लस। बात कर लेते हैं इसके भी, इधर सारे पॉजिटिव और इधर सारे नेगेटिव। अब ए बी क्या है, सर्वग्राही यानी सभी से रक्त ले सकता है, लेकिन जब इसे देने की बारी आएगी तब ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ ए बी वाले को ही दे सकता है। सर्वग्राही का मतलब क्या हो गया, सभी से ले सकता है, जब देना होगा तब किसको देगा, यह सिर्फ ए बी वाले को ही देगा। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, इसी प्रकार से यदि मैं इसी को यहीं माइनस कर लूँ, अभी क्या था आर एच पॉजिटिव, अब क्या हो गया ए बी नेगेटिव, तब यहाँ क्या आ जाएगा, दोनों को, ए बी पॉजिटिव को और ए बी नेगेटिव दोनों को ये क्या करेगा, दे सकेगा। आगे हम बात कर लेते हैं कौन सा, ओ रक्त समूह, और ओ कौन सा, पॉजिटिव। अब यहां देखते हैं बी ए बी और ओ, ए बी और ओ, इस तरफ सारे पॉजिटिव, इस तरफ सारे नेगेटिव। ओ क्या है, सर्वदाता, सभी को रक्त दे सकता है, लेकिन समस्या यहाँ आएगी किस रूप में, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो किस किस को दे पाएगा, सिर्फ और सिर्फ यह पॉजिटिव आर एच पॉजिटिव वाले को ही दे पाएगा, नेगेटिव वाले को यह नहीं दे पाएगा। और जैसे ही मैं यहाँ बात कर लूँ नेगेटिव की, तो यह किस किस को दे पाएगा, अब सभी को दे पाएगा। इसी के संबंध में एक क्वेश्चन आता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन होता है कि यदि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए और तुरंत उसे हॉस्पिटल लाया जाए तो उसे डॉक्टर कौन सा रक्त समूह चढ़ाएंगे, तो हमें उत्तर देना है कौन सा, ओ नेगेटिव, क्योंकि बिना जांच किए ही सभी को कौन सा रक्त चढ़ाया जा सकता है, ओ नेगेटिव। ओ पॉजिटिव तो किस किस को चढ़ाएंगे, सिर्फ इन्हीं को। तो आपको ये बात कंसेप्ट क्लियर कर लेनी है। तो यदि आपके सामने आ जाए कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होगा, तो ओ नेगेटिव, यदि पॉजिटिव और नेगेटिव भी दे रखा है तो। अब इस पॉजिटिव और नेगेटिव को हमने आर एच कारक से समझा, और आर एच कारक के अंतर्गत हमने कहा था कि आर एच पॉजिटिव है और एक है जिसके अंदर आर एच कारक नहीं है, वो नेगेटिव। अब ये समस्या आगे जाकर के और हुई कि यदि किसी पुरुष का रक्त समूह आर एच पॉजिटिव है
और किसी स्त्री का रक्त समूह RH नेगेटिव है, तब एक समस्या उत्पन्न हो गई। वो समस्या ये हुई कि इन दोनों का विवाह हो गया। विवाह में तो कोई समस्या नहीं है, आगे रक्त समूह में समस्या क्या कि प्रथम शिशु स्वस्थ। तब समस्या क्या हुई? समस्या तो कोई हुई नहीं। आगे देखते हैं क्या हुई। द्वितीय शिशु, तृतीय शिशु, कितने भी हो सकते हैं, उन सब की क्या हुई? मृत्यु हुई। इसका कारण जानने का प्रयास किया गया तो पता चला कि पुरुष का रक्त समूह पॉजिटिव है और स्त्री का रक्त समूह नेगेटिव है, और जो शिशु बन रहा है वह RH पॉजिटिव बन रहा है, और यहाँ पर भी RH पॉजिटिव बन रहा है। अब यहाँ पॉजिटिव बनने से हुआ क्या कि प्रथम शिशु के अंतर्गत जैसे ही शिशु का जन्म होता है तब माता के गर्भ के अंदर एंटीबॉडी बनना शुरू होती है, तब तक प्रथम शिशु का जन्म हो जाता है। लेकिन जैसे ही द्वितीय शिशु का जन्म होने तक शरीर के अंदर एंटीबॉडी बन जाती है RH कारक के प्रति, और द्वितीय और आगे उत्पन्न होने वाले जितने भी शिशु हैं इन सब की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ जो ये मृत्यु हो रही है समझना, तो इसको क्या कहा? रोग कहा, और इस रोग का नाम ध्यान रखना है आपको, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलस। इसको क्या कहा गया? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलस कहा गया। हिंदी में कहें गर्भ रक्ताणु कोरकता, गर्भ रक्ताणु कोरकता, जिसमें द्वितीय व आगे उत्पन्न होने वाले शिशु की मृत्यु होगी। तब इसका उपचार क्या किया जाए? तो उपचार के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है, जैसे ही प्रथम शिशु का जन्म होता है तो उस समय anti-RH कारक का क्या लगा दिया जाए? टीका लगा दिया जाए, या IgG का इंजेक्शन लगा दिया जाए, या फिर anti-D का इंजेक्शन लगा दिया जाए। तब क्या होगा? उसके अंतर्गत एक यह जो प्रतिरक्षा उत्पन्न हुई थी वह प्रतिरक्षा क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी, और आगे वाले शिशु कैसे होगा? स्वस्थ जन्म होगा। अब यहाँ से सवाल को ध्यान से एग्जाम में कई बार पूछा गया है, जो anti-RH कारक IgG और anti-D का जो इंजेक्शन लगाया जाता है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रोहगम। इसे ये क्या कहलाएगा? रोहगम कहलाएगा। तीनों चीज़ें ध्यान रखना, anti-RH कारक, IgG या anti-D का इंजेक्शन लगाया जाता है। तब अब कोई समस्या नहीं, पुरुष चाहे कैसा रहे, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। अब यहाँ इस बात को और ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि भारत के अंदर स्थिति क्या है। तो भारत के अंतर्गत ध्यान रखना है, सभी का जो रक्त समूह आएगा RH पॉजिटिव वह कितने प्रतिशत है? 95% सबका रक्त समूह आप चेक करना क्या आएगा? पॉजिटिव में ही, चाहे वह A पॉजिटिव, चाहे B पॉजिटिव, चाहे AB पॉजिटिव, चाहे O पॉजिटिव रहे। और यदि पूरे विश्व की बात करें तो 85% लोगों में कौन सा मिलता है? RH पॉजिटिव, यानी नेगेटिव रक्त समूह की संख्या बहुत ही कम है। तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी इसके माध्यम में आप ध्यान रखना चाहें तो शादी से पहले कुंडली ना मिलाएं। क्या मिलाएं? RH कारक की मिलान करें, ताकि उत्पन्न होने वाले शिशु में कोई समस्या नहीं आए। यहाँ तक हमने रक्त समूह को देखा, उनके विभिन्न प्रकार देखे, 8 प्रकार हमने समझ लिए। आगे हम ध्यान से देखना है इनका जीनी प्रारूप, ताकि आपको ये पता चले कि आपके माता पिता का रक्त समूह क्या है तो उत्पन्न होने वाले शिशु का रक्त समूह क्या होगा, और यदि आपका और आपके साथी का जीवन के अंतर्गत रक्त समूह क्या है तो उत्पन्न होने वाली संतान का रक्त समूह क्या होगा।
तो यह जीनी प्रारूप से हमें पता चलेगा। जैसे मैं बात करूं ए रक्त समूह की, बी की, ए बी की और ओ की, तो ए रक्त समूह का जीनी प्रारूप ए बी का और ओ का, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत आसान भी है। जैसे ए रक्त समूह का आई ए, ये ध्यान रखना है, आई ए और स्मॉल आई। बी का आई बी और स्मॉल आई। ए बी का सीधा सा है आई ए और आई बी। ओ का स्मॉल आई और स्मॉल आई। अब ध्यान क्या रखना है, सिर्फ हमें ये याद रखना। ये तो जब कभी दे रखे हो क्वेश्चन में तभी इसका उपयोग करना है, नहीं तो आपको इन्हीं का उपयोग करना है। आई ए रक्त समूह के लिए किसका, आई ए स्मॉल आई, बी के लिए आई बी स्मॉल आई, ए बी के लिए आई ए आई बी और ओ के लिए स्मॉल आई और स्मॉल आई। यानी जिसके अंतर्गत यह प्रभावी नहीं हो, अप्रभावी हो, तो हम इसको स्मॉल आई के रूप में लिखते हैं। तो ध्यान से समझना, यदि किसी पिता का रक्त समूह ए बी हो और माता का रक्त समूह ओ हो, तो उत्पन्न होने वाली संतान में कौन सा रक्त समूह होगा, ऐसे सवाल पूछा जा सकता है। तो अब आप तो सीधा देखते कहेंगे ए बी होगा या ओ हो सकता है, देखते हैं करके क्या होता है। तो मैंने क्या बताया, ए बी के लिए और ओ के लिए, ए बी के लिए क्या लिखेंगे हम, आई ए आई बी, ओ के लिए क्या लिखेंगे, स्मॉल आई स्मॉल आई। इन चारों का कंटेंट अलग अलग कर लें ताकि आपको क्रॉस करने में ज़्यादा समस्या ना हो। बिल्कुल आराम से प्रैक्टिस भी करिएगा आप घर पे ताकि ये कवर हो जाए। जब इनके साथ में क्रॉस होगा तो क्या बनेगा, आई ए और स्मॉल आई। जब इसका इसके साथ होगा आई ए और स्मॉल आई। जब इसके साथ में होगा आई बी और स्मॉल आई। इसके साथ होगा तो आई बी और स्मॉल आई। तो रक्त समूह कौन सा हुआ, ए। ये कौन सा हुआ, ए। ये कौन सा हुआ, बी। और ये कौन सा हुआ, बी। जैसा हमने सोचा था उसका विपरीत निकला कि हमने कहा है कि यदि पिता का रक्त समूह ए बी है और माता का रक्त समूह ओ है तो उत्पन्न होने वाली संतान का रक्त समूह इन दोनों में से ही कोई एक होगा। लेकिन हुआ विपरीत, या तो संतान का रक्त समूह ए होगा या फिर रक्त समूह बी होगा। जांच करवाने पर भी हमें आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि माता पिता और संतान का रक्त समूह मिल भी नहीं रहा। फिर भी हमें घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर के दौरान सारे रक्त समूह के अंदर बदलाव हो सकता है और अपना क्वेश्चन का आंसर भी गलत हो सकता है। तो हमें क्या करना है, कोई भी रक्त समूह दे रखा हो तो डायरेक्ट कोई उत्तर नहीं देना है, पहले ये क्रॉस करके देखना है। एक और उदाहरण से मैं आपको समझा देता हूँ, तो जिससे कि आपको इसमें से आप कोई भी ले लेना और उसका क्रॉस करवाना। कहीं इस प्रकार से कैसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यदि मैं कहूँ कि यदि रक्त समूह पिता का ए है, माता का बी रक्त समूह है, तो उत्पन्न होने वाली संतान का रक्त समूह क्या होगा। तब ध्यान से समझना यहाँ कि हम बात करें ए की, आई ए स्मॉल आई। ए के लिए हम क्या लिखेंगे, आई ए और स्मॉल आई। बी के लिए क्या लिखेंगे, आई बी और स्मॉल आई। इन दोनों का क्रॉस करवाते हैं, क्या आएगा, आई ए और आई बी। इन दोनों का करवाते हैं, आई ए और स्मॉल आई। इसका करवाते हैं आई बी और स्मॉल आई। इनका करवाते हैं स्मॉल आई और स्मॉल आई। तो ये रक्त समूह कौन सा हुआ, ए बी। ये कौन सा हुआ, ए। ये कौन सा हुआ, बी। और ये कौन सा हुआ, ओ। क्या देखने को मिला, ए बी भी है, ए भी है, बी भी है और ओ है, चारों हैं। यानी जब पिता का रक्त समूह ए हो, माता का रक्त समूह बी हो, तो उत्पन्न होने वाली संतान में चारों में से कोई भी रक्त समूह हो सकता है। तब आपने ये चीज सीख ली
तो जो भी क्वेश्चन मैं दे रखा हो, चाहे ए और बी दे रखा हो, चाहे बी और ए बी दे रखा हो, चाहे ए बी और ओ दे रखा हो, या ओ और ए दे रखा हो, आप घर पे भी इनमें से कोई भी लेकर के इनमें से यह उपयोग करके आप कोई भी रक्त समूह ज्ञात कर सकते हैं। और यह क्वेश्चन आपके लिए, चाहे कांस्टेबल हैं, चाहे पटवारी हैं, चाहे आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पर भी आपको साइंस से संबंध में मिलता है, तब आपके रक्त और रक्त समूह के संबंध में जितना आज हमने पढ़ा है, वहाँ से आपको सारे क्वेश्चन मिलने के पूरे चांस रहेंगे। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आज तक हमने जितना भी आज जो भी पूरा टॉपिक पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया है तो आप इसको वापस बैक जा कर के उसे समझने का प्रयास करिएगा और एक बार में पूरा वीडियो देखिएगा। और साथ में ये कहूँगा कि आपके पास में एक साथ नोटबुक रखें और उसको साथ साथ में लिखते रहें, ताकि आपके सामने एक टॉपिक के प्रति जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे एक टॉपिक के पूरे नोट्स अपने पास में तैयार हो जाएंगे। और जल्द ही हम ऐसे काफ़ी सारे जो हार्ड टॉपिक हैं उनको हम YouTube के माध्यम से जल्दी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और आपको खुशी हो रही होगी कि विज्ञान पढ़ते हैं, क्योंकि विज्ञान को पढ़ने का एक आनंद है, एक अपने अंदर एक उमंग सी उत्पन्न होती है कि हम विज्ञान को अपने जीवन, क्योंकि ये अपने जीवन से जुड़ा हुआ है। रक्त के बारे में आज पढ़ा, अपने शरीर के अंदर रक्त का प्रवाह होता ही रहता है, तो इसके बारे में पढ़ के हमें अच्छा भी लगता है और हमें जानकारी भी होती है। तो इसको सिर्फ एग्जाम की दृष्टिकोण से नहीं, अपने जीवन की दृष्टिकोण से भी पढ़ने का प्रयास करें। तो आप इसको अधिक से अधिक शेयर करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको जल्द ही वीडियो वापस से मिल सके, और लाइक करना है और शेयर करना है, ताकि इस वीडियो का जो मेन मकसद है सभी लोगों तक पहुंचाना, ताकि इसका लाभ सभी को मिल सके। और जितना ज्ञान बांटा जाए उतना ही बढ़ता है। तो मैं आशा करूंगा कि आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। और कोई समस्या हो, मान लो कि आपको किसी टॉपिक में, विज्ञान के संबंध में, साइंस के संबंध में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लें कि ये टॉपिक सर मुझे पढ़ना है और इसमें समस्या आ रही है, तो हम जल्द ही उस टॉपिक को करवा देंगे, ताकि आपको घर बैठे ही सारी समस्याओं का समाधान हो सके। धन्यवाद।